नक्सली समूहों में जुड़ना मतलब कि फोर्स से दुश्मनी लेना एक तरीके का। की जागीरदारी तो गया, चोरी और रंगदारी तो है ही। वो लोग का दबंगाई चलता था, आदिवासी लड़कियों को रखाल बना लेना। यहाँ जो कॉलोनियल रूल था उसका अवशिष्ट तत्व आज भी हमारे जंगल पर, जमीन पर लोग कब्जा किया हुआ है। दुकान भी चलाता हूँ, खेती भी करता हूँ। करीब करीब 3-4 को डकैत गिरोह था, तो जिसके चलते करीब लोग परेशान रहते थे। माओवादी आएगा ना, ये सब खत्म हो जाएगा। कितनी बार मुठभेड़ हुई? क्राइम तो मेरा अपहरण का, हत्या का, पुलिस पार्टी उड़ाने का, बहुत कुछ लिखा है। तो मीडिया वाला तो बोलता था 50 आदमी मारा है, सजा मुझको नहीं, तो गवाही कोई नहीं आया। हाँ, 2009 में मैं चुनाव लड़ा। हारने वाला यही आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ था। नहीं। तो एक समय जिनके नाम से खाकी वर्दी थरथराती थी, आज बड़ी समान जिंदगी बिता रहे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अभी हम झारखंड में निकले हुए हैं, झारखंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम झारखंड को समझने के लिए गाँव की तरफ निकलते हैं तो अमूमन लोग ये बोलते हैं कि शाम के वक्त इस रास्ते मत जाइएगा, खतरनाक हो सकता है। तो हम उनसे पलट कर पूछते हैं ऐसा क्यों, तो ये बताते हैं कि झारखंड जो है वो अभी भी नक्सली प्रभावों से निकल नहीं पाया है। मतलब निकलने की कोशिश तो किया है लेकिन उस तरीके से नहीं निकल पाया है। 2-4 नामों के बारे में जब जानने और समझने का मौका मिलता है तो एक नाम इनका भी सामने आता है। इनका परिचय देते वक्त ये भी बताया गया कि जेल से चुनाव भी लड़े और इतनी प्रमुखता से लड़े थे कि कुछ ही सीट बची थी जीत पाने में। मासिक चंद जी हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, जोहार पल्लवी दी, और सभी न्यूज चैनल को भी मेरे तरफ से जोहार। कैसे नक्सली कैसे बन गए आप? देखने में मुस्कुरा रहे हैं, एकदम सिंपल इंसान लग रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या है कि मैं जिस पश्चिम सिंहभूम के जंगली तो नहीं कहेंगे लेकिन जंगल से सटे इलाका का था, तो मेरा जो परिवार में क्या कहेंगे कि ना गरीबी थी ना अमीरी थी। एक तो भाई और भारतीय सेना में थे, तो किसी पर पेट तो चल जाता था। लेकिन क्या होता था कि बचपन जो मेरा बीता वो सामान्य जो वंचित बच्चों के समान ही बीता। तो देखते थे कि उसी पढ़ते पढ़ते मैं 86 में एक सोवियत संघ से कोई लेखक था, नाम तो मैं उसका भूल गया हूँ। वो सोवियत संघ के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के जहाँ फ्री शिक्षा मिलती है, तो अक्सर एक गरीब बच्चा जिसको मान लिया पेट भर तो मिलता है, खाने मिल जाता है, लेकिन क्या कहेंगे कि आपका कपड़ा ढंग से नहीं मिलता और परिस्थितियाँ वैसी ही है। तो वो लेखक का नाम भी है भीष्म साहनी। तो उसी समय मैं लेफ्ट सोच और मैं जातियों धर्मों के बीच में आपस लड़ते हुए को बचपन से ही मैं देखा, क्योंकि मेरे गांव में आदिवासी थे, कुछ राजपूत थे, कुछ दलित थे, बैकवर्ड भी सब भी थे, लेकिन जातियों पर हम लड़ते हुए मैं देखा। तो शुरू से ही मान लिया हम लोग एक भारत का संविधान पढ़ते थे, जैसे 7-8 क्लास तक होती है, वही राष्ट्रगान गाते थे। तो मुझको अटपटा लगता था कि जब भारत जैसे इस देश में ऐसा क्यों। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं बढ़ते चला गया। इसके बाद स्कूल से जैसे मैं निकला तो पहली बार मैंने, क्योंकि मैं मिशन स्कूल में पढ़ रहा था, सेंट माइकल और सेंट बियानी में, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं था। तो आप बता रहे कि अभाव एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से आपको उस तरफ जाना पड़ा। देखिए, अभाव तो कारण था ही, क्योंकि उस समय आदमी क्या, पेट तो हम भारत के जैसे सभी बच्चों की जो स्थिति है, पेट तो लोग किसी प्रकार से भर लेते हैं। तो क्या हुआ कि लेकिन अन्य जो ज़रूरतें हैं वो आज भी भारतीय बच्चों के सामने एक समस्या है। तो एक तो जाति और धर्म से। तो आपके बता रहे हैं बड़े भाई खुद ही फोर्स में थे, तो उसके बाद भी आप मतलब नक्सली समूहों में जुड़ना मतलब कि फोर्स से दुश्मनी लेना एक तरीके का? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। हाँ। तो सैद्धांतिक रूप से जैसे पाठ्यक्रम में था ही, जैसे हम लोगों ने जैसे रसिया की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़े ही, और कार्यालयों में व्याप्त रूप से भ्रष्टाचार, ये मैं करीबी से ही देखा। तो लेकिन उस समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी में मैं 90 से ही, उस समय झामुमो आईसू अलायंस में था, तो आधे हम लोग विद्यार्थी लोग क्या करते थे कि आईसू का ही मेंबर होते थे, लेकिन हम लोग जेएमएम का समर्थन करते थे। तो उसमें शुरू से ही मैं यहाँ का जो परिस्थितियाँ थी, यानी सरकारी हॉस्पिटल है तो यहाँ समय पर डॉक्टर नहीं है, विभाग है तो यहाँ कमीशन खोरी का आलम है,
इसके बाद जो व्यवस्था जानी थी, जो बच्चों का जो परिस्थिति है वो तो मेरे साथ लेफ्ट की ओर आकर्षित होना मेरा उसी समय से था, लेकिन स्कूल टाइम से था। लेकिन कॉलेज में लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि एक तो मेन स्ट्रीम में रहने, जैसे मेन स्ट्रीम का हम शिक्षा पा रहे हैं, तो हम लोग ये संविधान के दायरे में ही हर चीज बदलाव लाना चाह रहे थे। इसलिए कुछ लोग थे बिरसा कॉलेज में, जब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया था, शायद वो सीपीएम का छात्र संगठन रहा होगा, उसकी भी गतिविधि थी। लेकिन उस समय मैं उतना राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। उस समय मैं क्या करना, किसान बनना चाहता था और किसान काम करेंगे इसके बाद टीचर बनूंगा, और बाकायदा मैं ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। इसीलिए इस सब का सोच मेरा उस समय नहीं था। तो उसी प्रकार मैं 97 में जब मेरा बीए का इतिहास ऑनर्स का जो सेशन खत्म हुआ, तो मैं पूरी तरह खेतीबाड़ी में जुट गया था। गए कैसे उस तरफ? देखिए 94 से मैं जेएमए में एक्टिव हो गया था, और हम लोग तरफ में ब्रिटिश जो रूल शुरू हुआ कोल्हान में 21 से हुआ, तो ब्रिटिश शासन के बारे में या बाहरी लोग खासकर राठौर का जन्म हुआ होगा तब तो आजादी वगैरह मिल गई थी ना। हाँ, हम ब्रिटिश कानून बात मेरे गांव के बूढ़े लोग जो बताते थे कि 1821 के बाद और 1947 तक जो हमारे में बाहर खासकर टैक्स कलेक्शन करने वालों का एक समूह आया, जो हमारे गांव के सामान्य लोगों से भिन्न है, और अधिकतर जो कृषि भूमि था, यानी अच्छा कृषि भूमि, उन पर वही लोग का स्वामित्व था। किनका? गोरों का? नहीं, गोरे नहीं, ब्रिटिश के जैसा खासकर आपका चक्रधरपुर के राठौर राजाओं का या ठाकुर जो जगमोहन सिंह का जो एजेंट लोग जो लोग थे, उन्हीं लोग का अच्छा कृषि में बनगांव का ऊपरी इलाका में था। अंग्रेज लोग टैक्स ज्यादा लगा रहे थे? नहीं, अंग्रेज नहीं बोला, अंग्रेज तो चला गया, उनके एजेंट अंग्रेज तो चले गए, उनके अंग्रेज लौट गए, लेकिन जो अंग्रेज लोग यहाँ रेवेन्यू सिस्टम को कायम बनाया हुआ था, ये तो यहीं रह गए। हाँ, इनको तो बाकायदा यहाँ खतियान मिल गया। ब्रिटिश का जो दलाल रहा, एजेंट रहा, जो रेवेन्यू कलेक्टर लोग था, उन्हीं के खिलाफ झामू के नेतृत्व में 1986 से 89 में धनकटी आंदोलन हुआ था। उस समय मेरा उम्र मेरे करीब तो 15-16 साल था। तो इनका देखिए पाला क्या है कि इन लोग से सामान्य आदिवासी जो क्या क्या घृणा करता था, ये लोग बोलता था कि जागीरदारी तो गया, चोरी और रंगदारी तो है ये। और इनका जो एक खास समुदाय विशेष का, इस सब तो सभी तो अपराधी नहीं होते हैं, लेकिन राजपूत समुदाय विशेष में से वहाँ आसपास में उन लोग का दबंगाई चलता था। आदिवासी लड़कियों को रखाल बना लेना, या यदि उसके साथ रहा तो रहस्यमय तरीका से जल के मर गई, ये घटनाएं वो आसपास में आम जनमानस को झकझोर दे रहा था। तो हम लोग तो मान लिया मेन स्ट्रीम के हैं, तो एक तो हम लोग मान लिया अधिकतर यहाँ बात है कि क्रिश्चियन हो गया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी हथियार उठाना नहीं चाहता है, तो इसे ही हम लोग एक तो गुस्सा तो लगता, लेकिन हमारा संस्कार हथियार उठाने के लिए नहीं बोलता। तो वैसे ही खेती किसानी करते मेरा समय गुजर रहा था। तो उसी समय मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद खाद बीज कीटनाशक का दुकान बनगांव में चला रहा था। तो 2000 की बात होगी, 2000 का फरवरी का लास्ट या मार्च का प्रथम महीना था। तो झारखंडी सोच तो हम लोग का था ही, हाँ, कि यहाँ जो कॉलोनियल रूल था उसका अवशिष्ट तत्व आज भी हमारे जंगल पर, जमीन पर लोग कब्जा किया हुआ है, और हमारा जो उत्पादन का साधन पूर्वजों का जो खासकर कृषि भूमि, वो आज भी ब्रिटिश के चले जाने के बाद भी उन्हीं के कब्जे में है। ये सोच तो था, तो बात तो होती, लेकिन हमारा संस्कार पहले मैं बोल चुका कि हम बगावत करने नहीं बोलता है। तो क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है गोपाल करके, तो वो बोला कि मासी जी आज मेरे जगह रुक लीजिएगा। कहाँ पे? मुरहू में। तो खूंटी से मैं खाद बीज कीटनाशक लेके, क्योंकि गेहूं मुझको पटाना था, तो लेके मैं लौट रहा था। तो वहाँ रुक लीजिए, कोई आपका गुमला तरफ से राजेश दा आए हुए हैं। तो क्या है भाई? बोला कि झारखंड संबंधी बात करेंगे। तो जब मैं वहाँ रुका मुरहू में, तो उगता सूरज का एक पंपलेट निकाला, और उस पर लिखा हुआ था झारखंड लिबरेशन फोरम। तो उसमें घोषणा पत्र था, घोषणा पत्र में लिखा हुआ था मैनिफेस्टो में कि ब्रिटिश काल में या सामंती काल में जितना भी आदिवासियों का लूटा हुआ जमीन वापस कराना है, नाशाबंदी पूर्ण रूपेण कराना है, सहकारी सिस्टम से टोटल आपका बागवानी करना है, या तमाम जो शिक्षा चिकित्सा जो भी समस्या है इस जंगल संगठन से माध्यम से होगा। तो मैं भी पहले क्या होता कि पार्ट टाइम हम लोग करते थे। ICJM का जो सिस्टम था, तो हम लोग महीना में एक दिन यानी शनिवार रात और इतवार पूरा टाइम हम लोग पार्टी के लिए दे देते थे। तो हम बोले कि भैया मैं तो दुकान भी चलाता हूँ, खेती भी करता हूँ, और
और संभव रहेगा तो हम टीचर बनेंगे, इसलिए ज्यादा आपको समय मैं नहीं दूंगा। हाँ, तो ज्यादा समय नहीं दूंगा तो कितना दिन दीजिएगा? हम बोले कि शनिवार शाम, रविवार को दिन भर और दूसरा दिन मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है। तो इसके बाद जो पंपलेट लाया, किताब लाया, उसका मैं पैसा वगैरह दिया और मैं दूसरे दिन सुबह मैं निकल गया। तो झारखंड लिबरेशन फोरम के नाम से ही हम लोग करीब सिंदूरी बेड़ा, इधर कर्रा, इस सब में मीटिंग करने लगे। मीटिंग करते एक तो घनिष्ठता हो गई। 6 महीना के बाद एक दिन शाम को चर्चा परिचर्चा हो रही थी चीन और रसिया की क्रांति के बारे और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी था तो टोटल माओ का जो सैन्य अभियान कौन थे उसके हम पूरी तरह जानकारी। तो फिर तो बोला इसके बारे में आप क्या कहते हैं, पूछा राजेश जी। देखिए आज के जो दौर है, आज राजेश जी कौन है? ये तो उसका तो उनको लोग कोई नाम क्लियर नहीं रहता है। राजेश जी भाकपा माओवादी के जन संगठन के क्या कहेंगे कि जो वो कार्य करता रहे। तो वो माओवादी। हाँ। तो बाद में धीरे से जब उनसे मेरा साहित्य दोस्ती हो गया, एक तो क्या रहते क्या कि आम आदमी को ही क्या विश्वास करने लग जाता है तो पराया भी अपने लग जाते हैं। तो जब मैं उनके पूर्ण रूपे नी में आया तो मुझको बताया केकेसी के बारे में। इसके बाद बीरबांकी इलाका में तो चोर गुंडी होते ही थे और हम लोग क्या करीब 3-4 को डकैत गिरोह था, तो जिसके चलते करीब लोग परेशान रहते थे। तो हम लोग क्या किए कि इसका तो चर्चा होता था, बोलता कि माओवादी आएगा ना ये सब खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम खुल गए। इसके बाद उससे पहले भी क्या है कि एक बाजार में आने जाने के लिए पुलिस का और लोगों से भी मेरा ठीक ठाक ही था। लेकिन जब हम लोग देखे कि ये जो इस व्यवस्था में अपराधी क्या होता है कि छटा हुआ अपराधी यहाँ का न्याय व्यवस्था का फायदा लेके आराम से लोग निकल जाता है, हत्या कर देता है। गांव के लोग जैसे जंगल में और उसका गिरोह का दूसरा लोग रह जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है गवाही ये लोग मैनेज करा लेते हैं। तो हम लोग बोले कि इस पुलिस व्यवस्था में तो ये साला अपराधी को पाल पोस के रखता है, तो उसका ठीक जगह तो ऐसा थोड़े होगा ना जी, एकदम स्पॉट में न्याय होगा। तो और थोड़ा हम लोग क्या हो गए उनके तरफ आकर्षित हो गए। तो इसके बाद जब क्या थे जितने भी मेरा जो आना जाना पुलिस के जैसे ऐसे बात नहीं है कि प्रशासन के साथ जैसे रतिबान सिंह हिसाब से अच्छे अफसरों के साथ संपर्क में मैं रहा, तो उन लोगों से भी थोड़ा हम लोग, क्योंकि बीरबांकी इलाका पूरे डकैती से प्रभावित था, हमारे पूर्वज के सामंती जुलूम से प्रभावित थे और ब्रिटिश चले जाने के बाद भी कृषि भूमि हम लोग को स्वतंत्र भारत में नहीं मिला। ये 2 कारण रहा और अभाव, हम सोवियत संघ का व्यवस्था, ये धीरे धीरे क्या है कि मैं उसके लिए काम करने लगा। लेकिन उस समय तक मैं झारखंड लिबरेशन फोरम के नाम से ही काम कर रहा था। तो उसी बीच क्या होता है कि जब हम पूरी तो अब झारखंड लिबरेशन फोरम के नाम से अब उस जन संगठन में तो क्या उसमें कोई केस नहीं है तो पकड़ेगा है नहीं, तो खुला ही हम लोग घूम रहे थे। उसी समय करीबन ये लोग आए, आपका वो लोग का टीम आया, उन लोग को मैं रास्ता दिखाया, खाना खिलाया, माओवादी का। हाँ, अक्टूबर का महीना होगा 2001 का, मुझको तारीख याद नहीं है। तो इसके बाद तो क्या पुलिस मुझको खोजने लगी। हाँ, आपको पता था वो लोग माओवादी हैं? तो माओवादी तो मान लिए, वो तो देख लिए, बाद में तो पता चल गया था। उस समय नहीं पता था? नहीं, शुरू में झारखंड लिबरेशन में ये माओवादी का जन संगठन है ये नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे हम खुल गए तो एक क्या व्यक्तिगत लगाव हो गया। क्या युवा ऐसे ही क्या मुक्तिकामी जो युवा है, जो वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट है, वो तो किसी के पक्ष में भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ का व्यापक भ्रष्टाचार भी मैं देखा। तो हम लोग वो लोग गुजरा, सरांडा में निकला, तब पुलिस मुझको खोजने लगी। हालांकि उस समय मेरा स्वास्थ्य जो है ना, गैस का जो समस्या था अभी भी है, आंखें भी समस्या थी, लेकिन एक तो रास्ता तो मैं दिखा दिया, खाना तो खिला दिया, पुलिस खोजने लगी, तो उसी समय मैं अंडरग्राउंड हो गया। फिर वहीं से आप एक्टिव हो गए। इसके बाद क्या है कि मेरा टोटल जो केकेसी जो होता था ना, किसान कमेटी, माओवादी लोग का जो किसान लोगों का जो कमेटी होता है, उसके लिए मैं पूरा करीब पोढ़ाट और कर्रा में सक्रिय रहा। मैं 2001, 2, 3, 4 साल तक मैं सक्रिय रहा किसान कमेटी। कितनी बार मुठभेड़ हुई? नहीं, मुठभेड़ हम लोग मुठभेड़ वाले में से नहीं थे। हाँ, शांति वाले थे। नहीं, शांति वाला नहीं, पर्चा लिखना। किसान जैसे क्या है, यहाँ क्या हुआ है ना, जैसे ब्रिटिश यहाँ शासन कर रहा था, तो एक उसका यहाँ रेवेन्यू सिस्टम काम कर रहा था। हाँ, उसका पूरा रेवेन्यू सिस्टम काम कर रहा था। बताएं आप मुझे कि ऐसे रेवेन्यू सिस्टम होता था और एक्स्ट्रा कर लेते थे। सुनिए। हाँ, तो सवाल ये है कि रेवेन्यू सिस्टम के तहत ही पहले ब्रिटिश पीरियड में जो भी बगावतें हुई, चाहे सिद्धू कानू का हो, चाहे रघुदेव कुंता मुंडा का हो, चाहे बिरसा मुंडा का हो, चाहे बिनराज सिंह राय का,
ये रेवेन्यू सिस्टम में प्यार क्या होता था कि शेड्यूल इलाका में भी जमीन क्या हो जाता था, जो टैक्स देने में नाकाम हो जाता था वो पहले डायरेक्ट ऑक्शन में चला जाके किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया जाता था। या यहाँ का जो रिपब्लिकन जो सिस्टम है, गणतंत्र बात हम लोग बहुत सुनते हैं कि सामान्य इलाका और शेड्यूल इलाका में क्या पार था। यहाँ क्या था, मुंडाओं का अपना जो गणतंत्र था, रिपब्लिकन सिस्टम था, जिसको हम लोग पढ़ा सिस्टम कहते हैं। तो पढ़ा व्यवस्था को तोड़ के यहाँ मान लिया नागवंशी लोग शासन किया, मुगल लोग शासन किया और ब्रिटिश शासन। तो उसी नागवंशी और मुगल के कदम पर ही ये लोग काम करने लगे। और जितना भी जमींदारी व्यवस्था, टैक्स वसूलने के जो मुंडा गणतंत्र का जो संपत्ति था उसको नागवंशी लिया, फिर नागवंशी के बाद मुगल लिया, और उसी सिस्टम पर क्या अंग्रेज हुआ। पर क्या कहेंगे, समझ गई मैं कि वहाँ सुनिए बता रहा हूँ मेरा सिस्टम। तो सवाल ये है कि फिर भारत स्वतंत्र 1947 में जमींदारी हटाने के लिए मान लिया 22 मई 1952 को पारित हुआ सम्मेलन सांसद, 28 मई को बिहार में गजट पारित हुआ, और उसके बाद के फार्म में सभी डीसी को यहाँ तहसीलदार लोग अपना जमीन का पूरा ब्यौरा दे दिया। ब्यौरा दे जाने के बाद और उसको रेंट रोल रहा एम फार्म में जमींदार लोगों को जीविका के लिए ये लोग को विधिवत कुछ जमीन फिर वापस कर दिया। लेकिन इसमें क्या था कि राजनीतिक जागृति के अभाव में क्या था कि आज भी कितना एम फार्म सही है, कितना नकली है, कितना आवंटन हुआ, मूल में ना यहाँ का डीसी को पता है, ना का एलआरडीसी को पता है, ना किसान को पता है और नेता को पता है। तो विशेषकर जब केकेसी का हम लोग ये काम करने लगे तो इतना अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इतना जमीन इन लोग का है तो इतना फालतू जमीन उसके पास क्यों, और उसी पर हम लोग मूल रूप से फोकस करके काम करने लगे। बहुत सा जगह जैसे सीलिंग में गया जो जमीन है जिसका विधिवत एम फार्म नहीं है उसको वहाँ भी चढ़े, और उसके बाद बहुत सा गाँव में हम लोग केस लड़ के भी वो जमीन को हम लोग निकाल दिए। समझ रही हूँ मैं, जैसे आप बता रहे हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे थे तो आपको चीजें पता थी। हाँ। और वो चीजें मिल नहीं रही थी। गांव में जो जनजाति समुदाय थे या ग्रामीण इलाके के जो लोग थे उसी के विरोध में जो है या वो आप दिलाने के लिए जो है वो माओवादी संगठन में जुड़ गए, है ना। तो फिर क्या कुछ हुआ इन 4 सालों में, क्या कैसे कैसे काम हुआ, क्या हुआ? देखिए, मुझको न्यूरोलॉजिकल समस्या थी, तो कोई भी छोटा कॉन्ट्राडिक्शन या अंतर विरोध। तो भाकपा माओवादी बाद में जो एमसीसी और पीपुल्स वार विलय हुआ, विलय होने के पश्चात ये लोग में अंतर विरोध चरम पर, कहीं पद को लेके, कहीं व्यक्तिगत अंतर विरोध के लेके। तो मुझको पहले ही आँख की समस्या थी, तो आँख की समस्या थी, नस भी अभी क्या होता है कि नस वाला भी समस्या। तो बाद में मेरा इलाज के लिए शुरू में तो 1-2 बार मुझको बढ़िया से लोग इलाज कराया। अब उस समय अनल और कुंदन पाहन लोग थे, क्योंकि हम लोग केकेसी वाला लोग किसी से पैसा तो नहीं ले सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चंदा ले सकते थे। हम लोग को अथॉरिटी नहीं था कि लेवी कलेक्शन करने का। अब इलाज के ऊपर पूर्ण रूपेण हम लोग भाकपा माओवादी का जो संचालन कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी जो होता था, वो प्लाटून होता था या कंपनी होता था, उसी का अधीन थे हम लोग। तो बाद में क्या मेरा इलाज पर ये लोग क्योंकि ध्यान नहीं दिया, और इसमें अनल और अरविंद माझी, कुंदन पहरा और अनल का एक खेमा हो गया, और अरविंद माझी का जैसे किसान कमेटी समर्थक एक खेमा हो गया। तो वहाँ क्या करते थे कि उस समय उषा दीदी करके, उसका वास्तविक नाम तो मैं नहीं जानूंगा, एक ठो नारी मुक्ति संगठन की थी दीदी। तो अक्सर बीरबांकी इलाका का सबसे कड़ा इलाका सारांडा, बीरबांकी और पोड़ाहाट, इन इलाका को बहुत भूखमरी इलाका हम लोग समझते थे। यहाँ खाने के लिए कोई नसीब नहीं होता था। लेकिन क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई बिरसा कॉलेज खूंटी में हुई, तो वहाँ नाते करीब लोग मुझको जानते थे। तो उषा दीदी के लिए मैं आम जो प्लाटून के लोग, क्योंकि हम लोग मांग के खा रहे थे, तो मांग के खाते थे, तो उससे पहले खाना मैं व्यवस्था कर देता था। तो कुछ लोगों का कहना होता था कि बच्ची भी थी, छोटी बच्ची, तो ये कैसे खाएगी। तो मैं तो जरूरत था तक तो दूध पिलाने वाली माँ है, उसको ज़रूरत है। तो खाना व्यवस्था में लोग भीतर से भुनभुनाता था, लेकिन मैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसी क्रम में क्या हुआ, जो हम लोग का जो नेता था अरविंद माझी, उसी का हम लोग काम करते थे। वो आपका 2003 में संगठन छोड़ दिया। मैं रिसीव करने कर्रा गया हुआ था, 27 सितंबर को उसको मुझको रिसीव करना था। तो 3 दिन मैं रहा, वहाँ नहीं आया। लेकिन जाते जाते जैसे उससे जिस दिन पहले हम डेट बनाए थे 27 सितंबर में आऊँगा, तो ये जिस दिन बोल के जा रहा था उसी दिन तो बोला था कि देखो मसी बढ़िया से रहिए, हम तो रहे कि नहीं कहा ज़्यादा। लेकिन डेट तो अच्छा 27 दिसंबर को आया, तब हम गए 27 सितंबर 2003 को, तो नहीं मिले। आपके चार्जशीट में क्या कुछ लिखा है, क्या क्या क्राइम आपने किया है? क्राइम तो मेरा अपहरण का, हत्या का, पुलिस पार्टी उड़ाने का, बहुत कुछ लिखा है।
तो आप तो कह रहे हैं हम शांति वाले दल के थे। शांत, अब सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन आज सही होता तो एक ही केस में बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करता और आदमी बढ़िया से चार्जशीट एक ही केस में उसको सजा कर देता। यहाँ का जो सिस्टम है इंस्पेक्शन का, ये चार्जशीट में क्या है पूरा बताइए। जैसे चार्जशीट तो 24 ठो केस था, कितना याद करेंगे। हत्या था, अपहरण था, पुलिस चौकी उड़ाने का था। हाँ, चौकी उड़ाना का, पुलिस को पार्टी को उड़ाना का। अच्छा, पार्टी उड़ाना था। हाँ। तो कितने लोगों को मारे हैं आप? मैं किसी का अपने से नहीं मारा। अच्छा, तो चार्जशीट में कितने लोगों को मारने का है? चार्जशीट तो मीडिया वाला तो बोलता था 50 आदमी मारा है। आप खुद से एक भी लोगों को नहीं। और क्या क्या था उसमें? इसके बाद तो फिरौती रहा होगा। फिरौती तो जितना उन लोग का मान लिया आज डिक्शनरी में है तो उतना तो सभे लगाया है। सब लगा दिया। हाँ, जो वगैरह सभे लगा था। तो फिर इसके बाद ये सुनवाई हुई और आपको कितने साल की सजा हुई? सजा मुझको नहीं, सजा नहीं। 12 साल मैं विचाराधीन था। जितने भी जो मुझको किया हुआ था, जितने भी केस था वो खुद ब खुद खत्म हुआ। कैसे मैनेज हो गया? मैनेज तो गवाही कोई नहीं आया। तो ये जो चार्जशीट था उस पे जो आप बता रहे हैं 30 जो है वो आप पे 30 मुकदमे थे। 24। हाँ। तो 24 जो मुकदमा था वो सब धीरे धीरे जो है वो हट गया क्योंकि उस पे कोई जांच कमेटी को कुछ मिला नहीं है। हाँ, उसमें कोई गवाही नहीं हुई। और ऐसे भी केसेस थे जैसे खाना खिलाने वाला जैसे होता तो इस वक्त सही होता, लेकिन जितना भी केस था वो मेरे ऊपर जो है तो प्रत्यक्ष इल्जाम लगा था, सही नहीं था। तो फिर 14 साल आप जेल में रहे ना? 12 साल से विचाराधीन कैदी के रूप में ही मैं रहा। अच्छा। हाँ। तो वहाँ से चुनाव लड़े आप? हाँ, 2009 में मैं चुनाव लड़ा। कैसे जेल में रहते रहते ये दिमाग में आया कि कहाँ आप वहाँ माओवादी संगठन से जुड़े, फिर कहाँ आप जेल पहुँच गए, फिर कहाँ से दिमाग में आ गया कि विधायक बनेंगे? देखिए, विधायक बने तो कुछ लोग देखा, कुछ झारखंड के पुलिस अफसर थे। क्योंकि मैं गाली गलौज तो मैं किसी से करता नहीं था, हम चुप ही मैं रहता था, किताबें पढ़ता था और मैं चुप रहता था। अक्सर जो लोग जेल के अंदर नेतागिरी करते हैं, हाँ, तो मैं नहीं करता था। तो एक क्या राम थे और सिंहभूम के तत्कालीन वो एसपी साहब गए तो बोला कि पूछा, मासी तुम तो पढ़ा लिखा हो, थोड़ा बहुत इंटर तक पढ़ाई किए हो, तो ऐसे कैसे चलता रहेगा? कभी आप लोग हम लोग को मरवाइएगा, हम लोग मारेंगे, देश एक अंतहीन रक्तपात यानी भविष्य की ओर बढ़ रहा है। तो हाँ, तो इसमें क्या है, सब तरफ से युवा लोग मारे जाएंगे। क्योंकि जितने भी पहले पुलिस अफसर से थे ये भिन्न थे, तो थोड़ा गार्जियन जैसा हम लोग को लगा। उसमें रामचंद्र गंझू और मैं उनसे बात किया तो बोला कि देखो मासी, तुम मेन स्ट्रीम में आओ और बात यह है कि जितना जमींदारी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ना है वो तो तुम बाहर भी लड़ सकते हो। ऐसी व्यवस्था नहीं कि कानून इसके खिलाफ नहीं बना है। हाँ, और जहाँ तक तुम लोग हर चीज़ गलत तो नहीं, कुछ तो अच्छा भी कर देते हो, लेकिन देश जो है ना ये रक्तपात पूर्ण भविष्य की ओर बढ़ेगा, इसमें युवा लोग मारे जाएंगे। ठीक है सर, हम बात सोच लेते हैं। तो वही मुझको प्रमोट किया कि मेन स्ट्रीम में लौटिए। तो बाद में मुझको भी क्या, क्योंकि कोई भी दर्शन प्रति मार्क्सवादी दर्शन है या थियोलॉजी से संबंधित जितना भी इंटेलिजेंट डिजाइन का जितना भी दर्शन है, यानी धार्मिक दर्शन या वस्तुवादी दर्शन, इसमें साइकोलॉजी दोनों में अहम रोल होता है। हम लोग को क्या मार्क्सवाद में साइकोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है। साइकोलॉजी का पढ़ाई उसमें जिसके चलते का मार्क्सवाद का ज्ञान होकर आदमी माया मोह छोड़ देता है। तो सवाल ये है कि किसी जैसे किसी की मौत भी होती है ना वो खुश होता है ना वो रोता है, तो हम लोग मशीन बन करके जी रहे थे। लेकिन धीरे से मैं मनोविज्ञान का कुछ किताब मैं पढ़ा, कुछ संविधान मैं पढ़ा, यहाँ का सिस्टम को, फिर स्वतंत्र भारत का जो सिस्टम को मैं पढ़ा, तो फिर मैं सोचा ठीक है चुनाव लड़के मैं देखूंगा। तो कुछ चुनाव जेल में रहते हुए ही करीब 9 एकड़ जो एससी लोग का ज़मीन कोई दबंग आदिवासी लोग ही बेच दिए थे, उसको जेल से लिखा पढ़ी करके उससे मैं डीड म्यूटेशन मैं कैंसिल करवा दिया। तो फिर मुझको विश्वास हो गया कि ज़मीन वापस कानूनी तरीक़ा से भी किया जा सकता है। तब जब मैं चुनाव लड़ने का पूरी मन बना ली। तो झारखंड जो है वो बदल रहा है, अब समान जिंदगी की तरफ भी बढ़ रहा है। अभी आप एकदम समान जिंदगी बिता रहे हैं, अब तो नहीं है घर में कट्टा बंदूक ये सब? तो देखिए, दिक्कतें तो हैं, कट्टा बंदूक तो लाइसेंस जितना भी है मेरा गार्ड का है, हमारा नहीं है। देखिए, अभी गुस्सा आएगा तो चलावला तो नहीं देंगे किसी? नहीं, गुस्सा देखिए, दरअसल देखिए जिसका मिशन और विजन है ना मैडम, उसके गुस्सा का कोई जगह नहीं है। और जहाँ तक सवाल हम लोग आए, कोई निजी संपत्ति बनाने के लिए तो नहीं आए। एक देश है,
तो एक यहाँ हम लोग यहाँ के नागरिक हैं, कुछ कुछ अंतर विरोध भौगोलिक परिस्थितियों के जैसे क्या करेंगे कि परिस्थितियों के कारण अलग अलग जरूर हैं, लेकिन यहाँ की जो बुनियादी जरूरत है सभी भारतीय का एक है। हाँ। अच्छा, आपको पकड़ा गया था कि आप आत्मसमर्पण किए? नहीं, मेरी गिरफ्तारी 9 अगस्त 2007 में बिहार से हुई थी। बिहार से? हाँ, तो झारखंड से आप बिहार पहुंच गए थे? हाँ, इलाज के स्किन का समस्या हो गया था, उसी का इलाज के क्रम जेल में तब जा आप एक्टिव थे ना माओवादी? हाँ, नहीं उस समय नहीं, उस समय जब हम अधूरा आप करने दिए तो वहाँ जब विवाद होने लगा लोगों के बीच में, तो आपका मन वहीं से खट्टा हो गया कि मतलब जिस संगठन के लिए हम काम कर रहे हैं वो संगठन हमारे इलाज के लिए भी नहीं खड़ा हो रहा। हाँ, तो उस समय मैं इलाज के क्रम में ही मैं वहाँ पकड़ाया। अच्छा, अस्पताल में? हाँ, और उस समय मैं भाकपा माओवादी छोड़ चुका था। छोड़ चुके थे? हाँ, तो दूसरा एक झारखंडी ग्रुप था, उसके लिए मैं काम करने लगा। बाद में तो देखिए आइडियोलॉजी छोड़ के डायरेक्ट वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो उसके लिए बाद में मैं स्वास्थ्य तो खराब था, पुलिस खोज रही थी, तो गिरफ्तारी के समय मैं उसी का मैं पर्चा पम्फलेट वगैरह लिखा करता था। अच्छा, तो मतलब आप बता रहे हैं कि आप किसी मुठभेड़ वगैरह इन सब चीजों में नहीं जाते थे, आप कागज ही लिख कर लोगों को जागरूक करते थे? यही? हाँ, वही मेरा जैसे टोटल जब काम रहा तो मेरा किसानों से संबंधित लेख तैयार करना। 2 बार चुनाव लड़े हैं आप? हाँ, 2 बार मैं चुनाव, 2009 में और 2019 में। अच्छा, कितना गैप रहा है? शुरू में 2009 में 436 वोट से मैं पराजित हुआ। 9 गो ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ, जितना पोलिंग हुआ था उससे काउंटिंग ज्यादा था। अच्छा। हाँ, हारने वाला यही आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ था। नहीं, वो तो कोड तो काउंटिंग जैसे जो उसी का दस्तावेज ना बोलता है। हाँ। हम तो ये नहीं बोल रहे, हम गिनती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ईवीएम में गड़बड़ी हो गया था। दूसरी बार क्या हुआ? तब आप किसी पार्टी से लड़े थे? जब उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा से मैं चुनाव लड़ा था। और दूसरी बार जब लड़े तब? उस समय निर्दलीय में लड़ रहा था। तब जेल से बाहर थे? हाँ, तब मैं जेल से बाहर था। अच्छा, तब कितने वोट का गैप था? वो तो चौथा स्थान में मैं पहुंच गया था, 6900 करीब था। हाँ, मेरे ऊपर आरोप लोग दुष्प्रचार किया कि भाजपा का डमी कैंडिडेट है, मतलब लोगों का वोट काटने के लिए आया। हाँ, भाजपा को सपोर्ट करने के लिए। तो यही लोग आरोप लगाए। तो इसीलिए आपको वोट कम मिला? हाँ, वोट कम मिला मुझको, और चर्च मुझको साथ नहीं दिया। तो एक समय जिनके नाम से खाकी वर्दी थरथराती थी, आज बड़ी समान जिंदगी बिता रहे। अच्छा, आपको जब आप जब समर्पण दिए या आपको कोई वादा किया गया था क्या? समर्पण मैं नहीं किया था। हाँ, तो आपको कोई वादा किया गया था क्या कि मुख्य धारा में लौटो? तो देखिए, जो सुधीर सर थे ना, जिसे आज भी जब तक जिंदा रहूंगा तो उसको मैं याद करूंगा। अभी तो रिटायर हो गए हैं। तो वही सर बोले कि देखिए, बहुत सा चीज़ है कि हर केस जो है उसमें तो क्या होता है कि हमको करना है। तो वो बोले थे कि आप मेन स्ट्रीम में जुड़िए और इस हिंसा का जंजाल को क्षेत्र से मुक्त कराइए। तो क्या हुआ कि इसमें वादा कोई खास नहीं था, लेकिन बात यह है कि फर्जी मुकदमे बाद में मेरे ऊपर लादना लोग बंद कर दिए। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बदलते झारखंड पर आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद।